गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में अपने क्या किया था, चैप्टर नंबर जो 6 थी उसको कंप्लीट कर लिया था और आशा करता हूं मैं आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उनके करने के तरीके कुछ थोड़े से अलग थे, तो वो चैप्टर आपने कर लिया होगा। आज की वीडियो के अंदर अपने क्या करेंगे, जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे भी उस सिलेबस के अंदर आपका क्या रहा है और क्या कट गया। ठीक है, तो सिलेबस, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो तो उसका पहला काम ये होता है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका जो राजस्थान बोर्ड के अंदर जो पेपर आएगा उसका सिलेबस क्या है, कितना कट गया, कितना रह गया, कौन कौन सी यूनिट बची है, कौन सी कट गई है, तो वो सारी डिटेल से आज अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आज नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिन बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा वो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी जो भी वीडियो आ रही है उस वीडियो की आपको पहले से क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, और ये जो भी आपको मैं सिलेबस बता रहा हूं ये सिलेबस मैंने ये आपके सामने है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 से हटाया गया भाग। ठीक है, वहां से आपका डाउनलोड किया हुआ है और ये संशोधित पाठ्यक्रम जो रह गया वो है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैंने राजस्थान बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसकी साइट से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो के अंदर परीक्षा योजना है, जो आपका प्रश्न पत्र है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक ही पेपर आता है, ये सभी को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जो न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर भी आपका ये एक ही पेपर होगा, टाइम उस पेपर का उतना ही है, टाइम में किसी प्रकार की कटौती नहीं है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेगी। पेपर जो पहले भी 80 नंबर का आता था, अब भी पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर आपके जो स्कूल से सत्रांक भेजे जाते हैं वो जो है वो कितने हैं, 20 नंबर के होंगे, सत्रांक 20 नंबर जाएंगे और टोटल जो आपका बनता है लास्ट फाइनल पेपर जो होता है वो कितने नंबर का बनता है, 100, यानी 80 का पेपर आएगा, 20 का सत्रांक, टोटल 100 है। ठीक है, अब बात आती है 80 जो प्रश्न पत्र के अंक 80 है तो सर पेपर में आपके क्वेश्चन कितने आएंगे। तो पीछे आज तक का जो सिस्टम है भी पेपर के अंदर टोटल 30 प्रश्न आते थे, तो अभी जो ये न्यू सिलेबस आया है इसका आपको सिलेबस जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने साइट पर डाल दिया, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट जो होता है, ब्लूप्रिंट का मतलब है भी कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, ये ब्लूप्रिंट जो है अभी तक नहीं आया है। तो ब्लूप्रिंट भी जैसे भी आएगा आपको वो भी मिल जाएगा, उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका जो पहले सिस्टम था वही है, इसके अंदर किसी प्रकार का फेरबदल नहीं है और प्रश्न भी मेरे हिसाब से तो 30 ही आने चाहिए, क्योंकि जब आपका ये प्रश्न पत्र 80 नंबर का है तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 30 नंबर की। अब आती है बात भी पाठ्यक्रम 2020-21, यानी जो आपका 21 के अंदर जो पेपर होने वाला है उसका ये इकाई है, 5 इकाई है, पहले ये 6 इकाई थी। ठीक है ना, पहले ये 6 इकाई थी, 6 नंबर प्रायिकता थी, 5 नंबर रैखिक प्रोग्रामन था, जो चैप्टर आपका पूरा ही डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये 6 यूनिट थी, 6 में से आपके ये 5 बना दी है, इनके अंक आपके सामने लिखे हैं। पहली इकाई है संबंध तथा फलन, ये 7 नंबर की है। चैप्टर बता देता हूं, इसके अंदर पहले जो चैप्टर था पहला और दूसरा चैप्टर आता था। ठीक है, अभी भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। 2 नंबर है बीजगणित, बीजगणित के अंदर आपका चैप्टर नंबर आता था 3, 4 और 5, ये 3 चैप्टर जो बीजगणित में आते थे ये 15 नंबर के। उसके बाद में कलन, कलन के अंदर आपकी पूरी अवकलन और पूरी समाकलन दोनों की दोनों कलन में है, ये पहले 38 नंबर की थी, अब ये आपकी कितनी है, 35 नंबर की।
इसके अंदर चैप्टर कौन से आते हैं? इसमें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये आपके कितने 7 चैप्टर, यानी ये 3 चैप्टर अवकलन से रिलेटेड और ये 4 चैप्टर समाकलन से रिलेटेड। ठीक है, तो अवकलन और समाकलन आपकी पूरी, यानी इस किताब का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये 35 नंबर का आता है। ठीक है, तो टोटल ये पार्ट आपका 35 नंबर का है। उसके बाद में नंबर 4 पर है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यानी वेक्टर और 3D। ये जो आपके है ये आएगी 15 नंबर की। इसमें आपका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर क्या है 14। ठीक है, उसके बाद में पहले 5 नंबर यूनिट होती थी। पहले यहां पर था रैखिक प्रोग्रामन, जो चैप्टर नंबर 15 है वो 15 का 15 पूरा ही चैप्टर क्या हो गया, डिलीट कर दिया गया। क्लियर, तो वो पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। उसके बाद में लास्ट 5 नंबर जो यूनिट है वो प्रायिकता तथा प्रायिकता बंटन है, ये 8 नंबर की है और इसके अंदर चैप्टर नंबर आता है आपका 16। क्लियर, तो ये सबसे पहले तो यूनिट है, इतनी यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइडेशन है। अब मैं एक एक यूनिट के अंदर जो जो चैप्टर आ रहे हैं उन चैप्टर में जो पोर्शन हट गया वो पूरा का पूरा डिटेल से अब आपको लिख के बता रहा हूं भी कौन सा पोर्शन हट गया है। ठीक है, और कौन सा उसमें रह गया। तो चलिए इसका डिस्कस करते हैं आगे। हाँ जी, देखिए भी आगे इसके अंदर ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक का सिलेबस है। ठीक है, तो पूरा मैंने बड़ी मेहनत से पूरा बोर्ड पर लिखा है, तो ध्यान से देखना, हर चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको। और कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो आपको मैं वहां दोबारा फिर भी लिख के बता देता हूँ। इसमें देखिए क्या क्या है। पहले तो चैप्टर जो चैप्टर आपके इसके अंदर सिलेबस में है उस चैप्टर का यहाँ पर अंक लिखा हुआ है, उस चैप्टर का शीर्षक लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। ये उस चैप्टर में से हटाया गया पोर्शन है, उस चैप्टर में से क्या क्या हटाया, और ये शेष मतलब जो अपने को करना है सिलेबस में जो रह गया वो टॉपिक इधर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो पहला चैप्टर है संयुक्त फलन। तो मोटे तौर पर तो वैसे देखें तो इस चैप्टर में से सारा कुछ ही हट गया, मतलब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। प्रस्तावना, पूर्वाभ्यास, और एक बात, ये काम करने से पहले आप कॉपी या किताब, या तो मेरे हिसाब से किताब ले लो, आप किताब ले लीजिए और पेन उठा लीजिए, और उसके बाद में जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं हट गया उसके ऊपर क्रॉस करते जाइए। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है सबसे भी आप बुक लेके बैठे और साथ में पेन या पेंसिल ले, ताकि जो भी टॉपिक आपको बता रहा हूं वो टॉपिक आप वहां से क्रॉस करते जाएं, जो टॉपिक आपको करने हैं वो उनको टिक करते जाइए। ठीक है, तो देखिए हटाया गया पहले चैप्टर में से प्रस्तावना, पूर्वाभ्यास, पहले पेज पर मिल जाएगा आपको। संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम फलन का प्रांत, परिसर, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, ये आपकी 1.3 में द्विविधायी संक्रिया, गुणिलोपत्ति, प्रतिलोम फलन के प्रांत, परिसर, इनके गुणधर्म ये 1.2 है, और संयुक्त फलन के गुणधर्म ये 1.1 है। मतलब 1.1 भी हट गई, प्रांत परिसर वाली 2 भी हट गई, और गुणधर्म द्विधायी संक्रिया मोडुलोपत्ति 1.3 भी हट गई, और विविध तो हटनी है। तो इसमें तो सारी चीज ही वैसे तो पहले चैप्टर में से टोटली हट गया, मतलब कुछ नहीं बचा, लेकिन एक टॉपिक का जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे भी इसके अंदर एक टॉपिक का जिक्र नहीं किया हुआ है, प्रतिलोम फलन। सीधा अकेला प्रतिलोम फलन नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, प्रतिलोम फलन के प्रांत परिसर लिखा हुआ है। प्रतिलोम फलन 1.2 जो है उसके अंदर है, प्रांत परिसर से जस्ट पहले देखिए प्रतिलोम फलन वर्ड लिखा हुआ है। तो प्रतिलोम फलन वाला आप टॉपिक छोटा सा टॉपिक है वो कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है।
तो वैसे तो सारा ही हट गया, लेकिन प्रतिलोम फलन अकेला भी किसी फलन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। इनवर्स कब निकालेंगे, जब दिया गया फलन अकेकी साधक हो तो इनवर्स निकाला जाता है। ठीक है, तो वो आप कर लीजिए प्रतिलोम फलन। एक ही टॉपिक है, 1.2 के अंदर कोई 2-4 सवाल है स्टार्टिंग वाले, तो वो कर लेना। ठीक है, बाकी पहला चैप्टर आपका पूरा डिलीट है, इसके अंदर करने वाला कोई शीर्षक नहीं बचा है, और मेरे हिसाब से आप एक ही टॉपिक है प्रतिलोम फलन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 2 पर आता है, देखिए दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर के अंदर तो ये हो गया मोटे मोटे तौर पर सारा चैप्टर हट गया। दूसरा चैप्टर आपको टोटली करना है, उसमें से कोई भी पोर्शन नहीं हटा है, इसलिए मैंने दूसरा चैप्टर आपको यहां पर नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं, पहले टॉपिक में आप प्रतिलोम फलन। ठीक है, ये यहां पर लिख रहा हूं, ये खाली जगह है इसलिए लिख रहा हूं मैं, तो ध्यान से देख लेना। पहले जो चैप्टर है उसमें से ये दूसरा चैप्टर पूरा, दूसरा चैप्टर आपको पूरा करना है टोटल। उसमें A to Z मैंने वीडियो के अंदर आपको हर क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना। अब आगे आता है 3 नंबर चैप्टर का नाम है आव्यूह। इसमें है शून्य के भाजक, वर्ग, आव्यूह की घन पूर्णांक घात, आव्यूह अशून्य आव्यूह का अस्तित्व जिनका गुणनफल 1 शून्य आव्यूह। वैसे देखें तो इस चैप्टर में भी नाम मात्र की चीज हटी है, कुछ नहीं है। ये जो 3 टॉपिक लिखे हुए हैं ये बिल्कुल ही छोटे छोटे से, बुक के अंदर देखिए ये टॉपिक मिल जाएगा शून्य के भाजक, जस्ट इसके आगे वाला ये टॉपिक है वर्ग आव्यूह की घन पूर्णांक घात। ठीक है ना, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसकी जो घात पूर्णांक है मतलब उनका मल्टीप्लाई करना, और अशून्य मतलब 2 मैट्रिक्स का गुणा करने पर उत्तर जो आपका शून्य आता है वो पोर्शन। तो एक आधा कोई क्वेश्चन है, तो वैसे तो इस चैप्टर में से कुछ नहीं हटा। वैसे देखिए तो ये कोई क्वेश्चन है आपके, कोई 5-7 क्वेश्चन है, ये चैप्टर जब करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा कौन सा है। तो फिलहाल ये आप टिक कर लीजिए और इसमें देख लीजिए कौन कौन से रह गए। मैट्रिक्स और आव्यूह की परिभाषा, उसका संकेत, कोटि क्या होती है, समान मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के प्रकार क्या कौन से हैं, शून्य मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तर्कसमक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, एक आव्यूह का परिवर्त यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, उसके बाद में सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, आव्यूह का यानी कि 2 आव्यूह को जोड़ना, उनको घटाना, उनका गुणा करना और उनका अदिश गुणा करना। ठीक है, ये और उसके बाद में योग, गुणा और अदिश गुणन के गुणधर्म, इस 3 के गुणधर्म। तो मोटे तौर पर ये आप चैप्टर सारा ही कर लेना, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बिल्कुल ही सिंपल सा चैप्टर है। काटना है तो ये 3 टॉपिक आपको बता दिए, 3 टॉपिक काट देना। ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा किताब में, इसके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 टॉपिक एक साथ ही लिखे हुए हैं, ये 2 टॉपिक है, तो इसका ये आप नहीं ढूंढते फिर जाओ तो ढूंढो तो नहीं मिलेगा आपको। इसके कोई क्वेश्चन है कि 2 मैट्रिक्स का गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है, 0 आता है, तो वो नहीं करना। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये चैप्टर आप पूरा ही कर लेना। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर है, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कर लोगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है, फिर बात आती है चौथे चैप्टर की। चौथा चैप्टर आपका सारणी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं बचा, जो चीज करने वाली थी वो सारी की सारी हटा दी। ठीक है, सिंपल सा काम रह गया, सारणी के गुणधर्म। ठीक है ना, भी सारणी के जितने भी गुणधर्म थे, प्रारंभिक संक्रियाएं जो संक्रिया लगा के अपने क्वेश्चन को हल करते थे, किसी भी पंक्ति के अंदर या स्तंभ के अंदर संक्रिया लगा के उसको हल करना, फिर सारणिकों का गुणनफल, 2 सारणिकों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है। मतलब इसके अंदर आपको एक तो 4.1 करनी है। ठीक है, एक तो 4.1 पूरी की पूरी करनी है, और 4.2 के कुछ एक सवाल है, सारे नहीं है, स्टार्टिंग वाले 2-3 ही सवाल है वो करने हैं, बाकी सारा पोर्शन इसमें से हट गया। क्लियर? तो देख लीजिए इसमें परिभाषा, एक वर्ग आव्यूह का
एक वर्ग अवयव का सारणिक मतलब 3 इंटू 3 तक की सारणिक को हल करना आपको आना चाहिए। 3 इंटू 3 तक 1 इंटू 1 की, 2 इंटू 2 की, 3 इंटू 3 की सारणी को हल कैसे किया जाता है, उसकी उप सारणिक निकालना, उसका सहखंड निकालना और सारणिकों के प्रकार। ठीक है, ये सारणिक जो है वो कितने प्रकार की है, तो मोटे तौर पर तो ये चीज रहेगी। और इसके अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक अपने जब चैप्टर करेंगे तब आपको बता दूंगा। सारणी का सहखंड कैसे निकाला जाता है, उप सारणी का कैसे निकाली जाती है। 4.1 आपकी पूरी है, 4.2 के कुछ सवाल है और विविध के अंदर जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो अपने को करने हैं। ये टॉपिक आपके जो करने हैं तो उप सारणिक से रिलेटेड, सहखंड से रिलेटेड, सारणिक के प्रकार से रिलेटेड, विविध के अंदर जो प्रश्न है वो अपने करेंगे। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको जब ये करवाएंगे तब आपको सारा A to Z आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। तो 4 में 4.1, 4.2 के कुछ सवाल, स्टार्टिंग वाले 3-4 सवाल करेंगे और विविध के अंदर जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है। 5 के अंदर व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम है ये, व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, ठीक है, तो ये 5.1 के अंदर आपको 5 प्रमेय दी गई है। ठीक है ना, 5.1 के अंदर ऐसे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। ये 5 प्रमेय, वो 500 प्रमेय हटा दिया। ठीक है, तो 5.1 में से ये टॉपिक हट गया, इसमें कुछ एक क्वेश्चन बचेंगे वो अपने करने। फिर रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, यानी जो रैखिक समीकरण है उसको हल करने के 2 मेथड थे आपके। पहला मेथड था क्रैमर नियम और दूसरा मेथड था आव्यूह विधि द्वारा सारणिकों का हल। ठीक है, तो 2 नियम थे, 2 में से क्रैमर नियम बड़ा मस्त नियम था, बहुत ही इजी टॉपिक था। तो ये टॉपिक आपका क्या कर दिया गया, अभी हटा दिया गया। तो इसमें 2 चीजें हटा दी है, 5.1 में है ये, और ये रैखिक समीकरण निकाय का हल 5.2 के अंदर है। 2 में ये 2 टॉपिक है, 2 में से एक टॉपिक हटा दिया। ठीक है, तो इसमें से चैप्टर में से कौन से करेंगे, 5.1 में कुछ एक सवाल है वो आपको बता दूंगा, सारे नहीं है, कोई 1-2 क्वेश्चन है। उसके बाद में 5.2 जो है, 5.2 के अंदर भी आपको क्या करना है, 5.2 में व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, वर्ग आव्यूह का सहखंड आव्यूह, यानी कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे, तो सारणी कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना, एडजॉइंट ए निकालना, सहखंड। उसके बाद में आव्यूह का व्युत्क्रम ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, फिर 3 बिंदुओं के सैरिक होने की शर्त, फॉर्मूला था वो। उसके बाद में 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, 2 बिंदुओं से कोई रेखा जा रही है, 2 बिंदु आपको दे रखे होते हैं, उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना। और ये देखिए, ये जो पहला नियम तो ये था, दूसरा नियम आव्यूह सिद्धांत से रैखिक समीकरण निकाय का हल, यानी आपका आव्यूह सिद्धांत, ये नहीं हटाया। ठीक है, तो 5.2 के अंदर सिर्फ ये एक टॉपिक को छोड़कर 5.2 में जो क्रैमर रूल है, इस क्रैमर रूल को छोड़ देना, आव्यूह विधि से सारणी को हल करना आपको आना चाहिए। तो 5.1 के कुछ सवाल करेंगे, 5.2 के अंदर ये टॉपिक एक छोड़ के बाकी सारा करना है, और वही बात विविध के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी अपने करेंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 5। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 6 का जिक्र यहाँ कहीं नहीं किया मैंने, तो आपको जिक्र नहीं किया है तो इसका मतलब 6 नंबर जो चैप्टर है वो आपको टोटल करना है, पूरा का पूरा। सातत्य और अवकलनियता 2 टॉपिक है, अभी अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो सातत्य से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, अवकलनियता मतलब छठा चैप्टर जो है वो टोटल पूरा का पूरा करना, इसमें से कोई भी चीज नहीं हटेगी। ठीक है, तो 6 नंबर चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आता है 7 नंबर चैप्टर है आपका अवकलन। तो इसमें क्या हटा है, इसमें हटा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन, इनवर्स फलन के अवकलन। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अवकलन जो है ना, वैसे तो हकीकत में अवकलन और समाकलन 2 चीजें ऐसी है जो आपको पूरी की पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड है।
अवकलन आपने अगर छोड़ दिया, वैसे अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है फिर तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। आगे की बात कर रहा हूं मैं, जैसे अपने समाकलन पढ़ेंगे ना, तो समाकलन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको प्रतिस्थापित करके फिर समाकलन किया जाता है। तो प्रतिस्थापित जिस चीज को करते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। तो मान लीजिए अब इनवर्स फलन को प्रतिस्थापित करेंगे तो इसमें तो प्रतिस्थापन के लिए प्रतिलोम फलन तो आपने किए ही, तो वहां पर आपको अवकलन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वैसे तो टॉपिक ये हटा दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन, ये हट गया टॉपिक आपका। प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन बुक में देख लीजिए आप, ये 7 पॉइंट जो आपकी 2 है उसका टॉपिक है। ये आपका प्राचल रूप में व्यक्त फलनों के अवकलन, ये 7.2 में है, फिर ये शायद 4 में मिलेगा आपको। ठीक है, और 3 में मिलेगा सर। ठीक है, 3 में या 2 में देख लेना, मेरे को पूरा ध्यान में नहीं है। प्राचल रूप में व्यक्त फलनों के अवकलन, फिर रोल पर में, लांगराज पर में, रोल पर में नहीं करनी, लांगराज पर में नहीं करनी, 7.6 है, 6 नहीं करनी, और उनकी ज्यामिति है व्याख्या, ये नहीं करनी। ठीक है, ये मैं आपको बता ही देता हूँ कौन कौन सी है, बुक मेरे पास ही है अभी, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। तो 7वां जो चैप्टर है इसमें 7.1 तो पूरी है, 7.2 नहीं करनी, 3 करनी है आपको। 3 के बाद में प्राचलिक रूप में, तो प्राचल रूप वाली 7.4 नहीं करनी, यानी 7.1, 7.3 और 7.5। ठीक है, तो 7.1, 3 और 5 ये 3 करनी। तो 7वां चैप्टर है इसमें 7.1 कंप्लीट, 7.3 कंप्लीट और 7.5 कंप्लीट। और जो विविध है, विविध में देख लीजिए, विविध के इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो अपना आगे वाला चैप्टर यही आ रहा है, वही चैप्टर से रिलेटेड जो भी होंगे वो आपको सारी चीजें करवा देंगे। तो इसमें ये हटे हैं 3 टॉपिक हट गए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों के अवकलन, लांगराज पर में, रोल पर में और उनकी ज्यामितीय व्याख्या हट गई। तो करना क्या है, संयुक्त फलनों का अवकलन और श्रृंखला नियम। ठीक है, ये तो आपके 7.1 में। फिर अस्पष्ट फलनों का अवकलज, सर्वघातांकी लघुगणकीय अवकलज और लघुगणकीय अवकलज 2 बार किया। फिर द्वितीय क्रम की कोटि के अवकलज। ठीक है, ये 7 पॉइंट आपकी कौन सी 5 है, ये 7.3 में। ठीक है, तो उसके अंदर 3 करने हैं, 7.1, 7.3, 7.5। क्लियर? तो ये आपका 1 से लेकर 7 चैप्टर जो है उनका सिलेबस पूरा, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप ध्यान से करेंगे। क्लियर? बाकी आपको टॉपिक जो होगा आगे वाला जो चैप्टर चलेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो एक काम कर लेना, 3 जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, छठा चैप्टर, पहले पार्ट के अंदर ये तीनों पूरा कर लेना। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट वाला चैप्टर। हाँ जी, आगे देखिए भी आपका चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अवकलन का 8 नंबर जो चैप्टर है उसमें अवकलजों के अनुप्रयोग। इसके अंदर हटाया गया जो शीर्षक है वो क्या है, परिवर्तन की दर, यह 8.1 है। अवकलजों द्वारा सन्निकटन मान निकालना 8.4। उसके बाद में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग हटेंगे, उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं होता, उनके अनुप्रयोग, तो ये कौन सा है आपका 8.6। ठीक है, तो इसमें से आपका जो रह गया टॉपिक जो करने आपको वो वर्तमान ह्रासमान, ये 8.2 के अंदर है। स्पर्श रेखाएं अभिलंब के समीकरण, यह 8.3 में है। उसके बाद में उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलनों की परिभाषा व उनको ज्ञात करने की क्रिया विधि, ये 8.5 के अंदर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, जो 8 चैप्टर है इसके अंदर आपको करना क्या है, 8.2, 8.3 और 8.5
और प्लस में विविध के जितने भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो 8.2 में आपका वर्धमान रासमान है, 3 में आपकी स्पर्श रेखा व विलंब के समीकरण वाले क्वेश्चन है, 5 में उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात करने, ठीक है भाई। और प्लस में विविध में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है सिर्फ 3-4 क्वेश्चन है। और 8.6 थी जो बच्चों को सबसे हार्ड लगती थी, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन बहुत ही नामात्र पेपर में पूछा जाता था, तो वो आपकी हटा दी गई, ठीक है। अब जो सिलेबस है आपका, अगर आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ में 100 में से 100 नहीं आते हैं तो वो आपकी कमजोरी है, क्योंकि 40% सिलेबस कम हो गया, 60% में आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक रहेंगे, जो हार्ड टॉपिक है वो सारे हैं। तो 8 चैप्टर के अंदर ध्यान रखना, ये आपको इतनी चीजें करनी है, विविध पूरी नहीं करनी, विविध में कोई 2-4 सवाल है वो करने हैं, ठीक है। फिर है समाकलन चैप्टर नंबर 9, जो सबसे मस्त चैप्टर है, ठीक है, बढ़िया। इसके अंदर हटे कौन से टॉपिक? अब देखो, वैसे तो इसके अंदर आपको ये सारा कर लो तो वही आउटलाइन वाली बात, ये आप सारा कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें कोई नाम मात्र से ये 4 टॉपिक हटे हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक जो है वो आपको मैं बुक में बता देता हूँ भी कौन से में से है। जो 9th चैप्टर है उसका ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे पेज नंबर है 242 पर। 242 पर ये दोनों टॉपिक लिखे हुए हैं। तो 242 यानी 9.5 के अंदर है इससे रिलेटेड सवाल, ठीक है, 9.5 में। और नीचे वाले जो 2 टॉपिक है इसलिए 9.7 के अंदर है, ठीक है। तो 5 में और 9.7 के अंदर, तो 9.7 में क्वेश्चन नंबर 9 से 16, ठीक है। तो ये तो है 9.5 के अंदर, ये 2 टॉपिक तो, और ये 9.7 के अंदर। तो आपको इसमें करनी कौन सी है? तो लगभग इसमें 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 5 नहीं करनी है, 9.6 और 9.7 के जो 9 से 16 है वो आपको नहीं करनी। 9 से 16 तक के क्वेश्चन नहीं करने, बाकी 9.7 में करने हैं, और विविध के अंदर जो इनसे रिलेटेड है वो करनी है, ठीक है। तो ये 9.5 के अंदर है, ये 9.7 के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इनसे रिलेटेड एग्जांपल भी नहीं करने। तो 9.1 कर लेना, 2, 3, 4, 5 को छोड़ देना, 9.6 करनी है, और 7 के अंदर 9 से 16 क्वेश्चन छोड़कर यानी पहले 8 करने हैं। यानी आपको 9.7 में कितने क्वेश्चन करने हैं? 9.7 में 1 से 8, क्लियर। तो ये इतने क्वेश्चन आपको 9th प्रश्नावली में से करने हैं। तो ये कोई 2-4 टॉपिक कटे हैं, बाकी ये टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं। परिभाषा, मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा 9.1 है, ये 9.2 है, आंशिक भिन्नों द्वारा ये 9.3 में, खंड से समाकलन 4 में है, बाकी ये इसमें सारा कुछ पोर्शन दिया हुआ है। तो ये जो 9th चैप्टर है उसके अंदर ये इतना पोर्शन आपको करना है, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ने वाले ये 2 टॉपिक है। तो ये आपका समाकलन है 9वां चैप्टर। आगे चैप्टर नंबर जो 10 है वो है निश्चित समाकलन। इसमें योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन यानी 10.1 वो पूरी छोड़ दीजिए। फिर है निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, ये 10.2 है। मतलब आपने मोटा मोटा तौर पर आपको इसमें से 10.3 करनी है, ठीक है। तो बुक है, बुक के अंदर देखिए आप, ये दोनों टॉपिक आपको दिखा देता हूं मैं। 10वां चैप्टर निकालिए। तो 10वें चैप्टर के अंदर योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन 269 नंबर पेज पर ये लिखा हुआ है। तो 10.1 को पूरी की पूरी हट गई। और उसके बाद में साधारण निश्चित समाकलों का मान ज्ञात करना, ये 10.2 है। साधारण जो निश्चित समाकलन से मान ज्ञात करें। फिर निश्चित समाकलों के गुणधर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित समाकलों के गुणधर्म, गुणधर्म वाले क्वेश्चन करने हैं। और आधारभूत प्रमेय, आधारभूत जो प्रमेय है उसकी उत्पत्ति नहीं करनी है आपको, बाकी जो है वो करनी है। मतलब आपको 10.3 इसके अंदर क्या करनी है? पूरी की पूरी करनी है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो इसके अंदर विविध में क्वेश्चन है वो भी अपने पूरे करेंगे। तो
इसके अंदर इतने करनी है और इसके अंदर ये 10.3 आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर? तो ये साथ साथ मैं बता रहा हूं कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। फिर देखिए 11 नंबर चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग, पहले ये 6 नंबर का चैप्टर होता था और 2 क्वेश्चन आते थे बड़े मस्त से सिंपल से, 6 नंबर फ्री फंड के नंबर थे। ठीक है, तो देखो इसमें साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये टॉपिक हटा दिया। परवलय और दीर्घवृत्त वाले भी हटा दिए गए। यहाँ पर लिखा मैंने, लिखा नहीं है वो देखिए उधर लिखा हुआ है, परवलय तथा दीर्घवृत्त को छोड़कर, इनको छोड़ के साधारण वक्र जो है उनके आपको अवकलन करने। तो इसमें साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये 11.2 के अंदर है, ये 11.1 में है। तो मोटे तौर पर ये भी प्रश्नावली लगभग पूरी हटेगी, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं 11.1 में, उसमें वृत्त वाले नहीं करने, परवलय और दीर्घवृत्त वाले भी नहीं करने। बचा क्या? रेखा से रिलेटेड वाले बचे हैं क्वेश्चन बस 11.1 में होंगे और कुछ इसके अंदर क्या होंगे, विविध के अंदर होंगे। तो विविध में, जिस विविध के अंदर तो सभी के अंदर जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बच गए, ये इधर जो टॉपिक बचे हैं इन टॉपिक के क्वेश्चन जो विविध में है वो हर प्रश्नावली में करने अपने, विविध छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो ये 11 नंबर जो चैप्टर था इसमें 11.1 करेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से, ये टॉपिक और ये टॉपिक छोड़कर बाकी जो साधारण वक्र है, रेखा वाले है वो करेंगे और विविध में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका 12 नंबर जो चैप्टर है अवकल समीकरण। तो 12 नंबर चैप्टर बुक में निकालिए, इसमें देखिए क्या क्या आपका कट गया, क्या रह गया। सबसे पहले तो अवकल समीकरण का निर्माण करना। अवकल समीकरण का निर्माण करना जो है वो आपका 12.2 है। ठीक है, 12.2 हट गई, यानी 12.1 कोटियों घात वाला टॉपिक करना है, 12.1 आपको पूरी करनी है। उसके बाद में दूसरा विचित्र हल, अवकल समीकरण का निर्माण करना, उसका विचित्र हल, समघात में परिणत होने वाली समीकरण, विचित्र हल नहीं करना आपको। 12.3 करनी है आपको पूरी। ठीक है, 3 भी पूरी करनी है, 4 भी पूरी करनी है, फिर आपको नहीं करनी कौन सी, 5 भी करनी है, 6 नहीं करनी। ठीक है, जो करनी है वो मैं आपको यहां लिख देता हूं। 12.1, उसके बाद में 2 नहीं करनी आपको, 2 के अंदर कौन से है, 12.1 करनी है। 2 अवकल समीकरण का निर्माण वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वो 12.2 के अंदर है। फिर व्यापक हल है विचित्र हल, व्यापक हल, विचित्र हल, व्यापक हल है विशिष्ट हल, विचित्र हल नहीं करना है, विशिष्ट हल करने हैं। तो 12.3 है वो आपकी होगी, फिर 4 की होगी, फिर आपकी 5 भी होगी। तो 12.4, 12.5, ठीक है ना, 4 भी करनी है, 5 भी करनी है। फिर समघात अवकल समीकरण 12.6 नहीं करनी, नहीं 12 समघात में परिणत होने वाली अवकल समीकरण। तो 12 समघात अवकल समीकरण, समघात में परिणत होने वाले अवकल समीकरण 12.6 करनी है भैया आपको। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा है, समघात में परिणत होने वाली अवकल समीकरण, ये 12.7 है। ठीक है, इस 12.7 छोड़ देना। उसके बाद में देखिए रेखिक अवकल समीकरण है, इसमें p dy को dx प्लस में py q, ये जो है ये 12.8 के अंदर है। तो ये 12.8 भी छोड़ दीजिए आप। फिर रेखिक अवकल में सामान्य अवकल समीकरण 12.8 भी नहीं करनी, 12.9 भी नहीं करनी, और समघात समीकरण ये तो आई गई। रेखिक अवकल समीकरण में सामान्य अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण में सामान्य अवकल समीकरणों का हल 12.9 नहीं करनी, 12.8 नहीं करनी। ठीक है, तो 12.7 नहीं है। अब दोबारा देख लीजिए, मैं टॉपिक का नाम बोल रहा हूं 12.7 समघात में परिणत होने वाली अवकल समीकरण, समघात में परिणत होने वाली अवकल समीकरण ये है 12.7। ठीक है,
उसके बाद में आगे वाला टॉपिक है dx/dy प्लस में px/q। 334 नंबर पेज पर देखिए ऊपर रेखिक अवकल समीकरण dy/dx। ये आपको करना है dx/dy। ये एक टॉपिक नहीं करना, dx/dy वाला टॉपिक नहीं करना, dy/dx वाला करना है। तो यानी जो 12.8 है इसके अंदर आपको dy/dx प्लस में py बराबर q वाले क्वेश्चन, px बराबर q वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 12.8 के अंदर कुछ क्वेश्चन करने हैं। और ये जो अवकल समीकरण में सामान्य अवकल समीकरण ये 12.9 है, तो 12.9 भी आपको नहीं करनी। ठीक है, तो ये आपके 12 चैप्टर थे। दोबारा देखिए 8वां जो चैप्टर है इसके अंदर 8.2, 3, 5 और विविध करनी है। उसके बाद में 9 नंबर चैप्टर है, इसमें 9.1, 2, 3, 4, 9.6, 7 के 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करने हैं, प्लस में विविध के क्वेश्चन करने हैं। 10 के अंदर आपको क्या करना है, 10.3 प्लस में विविध करनी है। 11 नंबर जो है उसके अंदर 11.1 के नाममात्र से क्वेश्चन करने हैं आपको, सिंपल वक्र वाले, प्लस में विविध के क्वेश्चन करने हैं। 12वां जो चैप्टर है उसमें 12.1, 3, 4, 5, 6 और 12.8 के dy/dx प्लस में py बराबर q और px बराबर q वाले क्वेश्चन करने हैं। बाकी जो चैप्टर अपने स्टार्ट करवाएंगे तब इनसे रिलेटेड जो भी चीजें रहेगी वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको बता दिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 से लेके 12। अब देखिए आगे चैप्टर नंबर 13 से 16। हाँ जी, आगे देखिए भी लास्ट पार्ट इसका रह गया। चैप्टर नंबर 13 जो है, 13 के अंदर जो क्या क्या कट गया, क्या क्या रह गया। 13 नंबर जो है उसका नाम है सदिश। उसमें अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल निकालना, 3 बिंदुओं के सैरिक होने का प्रतिबंध, ये टॉपिक बुक में मिल जाएंगे एज इट इज टॉपिक, बुक आपके पास में टिक करके जाइए। फिर 3 सदिशों का गुणनफल, ये भी पूरा कट गया। फिर चतुष्फलक का आयतन, इसके जस्ट आगे वाला टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक कट के आपको करने कौन से हैं, 13.1 पूरी करनी है, 13.2 पूरी करनी है। 3 के अंदर कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने, वो आपको बता देंगे। और 13.5 के अंदर 8 से लेकर 17 तक लास्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, पहले नहीं करने। वो इस टॉपिक के 3 सदिशों का गुणनफल, ट्रिपल प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसमें 13.1 कंप्लीट, 13.2, 13.3, 3 में कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं। 13.5 के अंदर 8 से लेकर 17 तक लास्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, पहले वाले ट्रिपल प्रोडक्ट के वो नहीं करने। ठीक है, तो जो शीर्षक बच गया आपके वो यही है, ये आपको करने हैं। उसके बाद में 14 नंबर चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको 3D भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बचा है, 2 रेखाओं के मध्य कोण निकालना। कोण वाला टॉपिक सारे हट गए, कोण किसी भी चीज में नहीं निकालना। फिर समतल, मतलब मोटा मोटा इसमें बता देता हूं आपको क्या कटा है। 14.1 पूरी करनी है, 2 पूरी करनी है, 3 कट गई। 3 के अंदर ये कोण निकालने वाला टॉपिक है वो कट गया। 4 आपको पूरी, ठीक है, 4 के अंदर पूरा करना है। और 5 के अंदर 5 की आपको पूरी करनी है। ठीक है, उसके बाद में आगे जो समतल वाला टॉपिक है, उसके बाद में समतल है, तो समतल आपको पूरा ही नहीं करना। ये जो टॉपिक है सिर्फ सरल रेखा से रिलेटेड जो भी है वो करने हैं, पर रेखाओं के बीच में कोण वाला टॉपिक नहीं करना। आगे समतल से रिलेटेड ये सारे के सारे हैं, समतल वाला पूरा ही टॉपिक छोड़ देना। ठीक है ना, 14.5 के बाद वाला जितना भी है वो। और विविध में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, तो वो आपको बता दिए। तो 2 रेखाओं के मध्य कोण वाला जो टॉपिक है वो छोड़कर 14.1, 2, 4, 5 बिल्कुल ही आसान सा काम रह गए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दोनों चैप्टर 15 नंबर के हैं, बहुत ही सिंपल सा काम रह गया। और ये जब भी चैप्टर करवाऊं तो वीडियो जरूर देखना। इन चैप्टरों को मैं बहुत बढ़िया तरीके से विद नोट्स मिलेगा। क्लियर, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। और लास्ट आपका रहेगा 16 नंबर। 15 नंबर चैप्टर पूरा कैंसिल है, पूरा का पूरा ही डिलीट हो गया आपका। उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। पहले 2 क्वेश्चन आते थे, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का।
लास्ट रह गया प्रायिकता, जो बच्चों को सबसे ज्यादा सिर दर्द करती है, लेकिन अपने बढ़िया तरीके से करवाएंगे इसको, सिंपल, ठीक है। तो ये जरूर मैं करवाऊं, तब जरूर देखना भी। तो प्रायिकता जो है ये 8 नंबर की है, इसमें ये टॉपिक कट दिया, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, बेस प्रमेय। बेस प्रमेय जो एक ऐसी प्रमेय थी जिसका एक क्वेश्चन 6 नंबर का फिक्स था, पेपर में आना ही आना, पेपर का लास्ट के लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का होता है। फिर माध्य निकालना ये नहीं आएगा, प्रसरण निकालना नहीं आएगा, बर्नौली परीक्षण है, द्विपद बंटन है, ये टॉपिक यानी इस चैप्टर के जो हार्ड टॉपिक थे वो सारे डिलीट हो गए। तो इस चैप्टर से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल 1% ही नहीं घबराना है। 8 नंबर का चैप्टर है, तो 16.1 पूरी करनी है, 2 पूरी करनी है, और 4 के अंदर भी द्विपद बंटन जो है वो नहीं करना, माध्य प्रसरण ये नहीं करना। इसके अंदर इस टॉपिक को छोड़कर कुछ सवाल है वो आपको करने, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक बता दिया। अब बात रहती है भी सर कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। वो बेटा जो ब्लूप्रिंट आएगा, बोर्ड का भी ब्लूप्रिंट आया है, ब्लूप्रिंट आने के बाद में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी भी वो क्या होगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने मेरी तरफ से आपको ये सिलेबस डिस्कस की टॉपिक, ये वीडियो जरूरी थी। हर एक चैप्टर में से कौन सा आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। बाकी जब भी आपको चैप्टर करवाऊंगा तो उस चैप्टर में पहले ये टॉपिक है, ये हट गए, ये अपने को करना है, ये नहीं करना है, वो भी फिर भी दोबारा मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वो करवाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो आज अपने यहीं खत्म करते हैं। और सभी बच्चे फिर एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको वीडियो प्रोवाइड होगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।